हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मुग़ल साम्राज्य में वैसे तो हमको बहुत कुछ पढ़ना है, तो वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए। मैं बहुत जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वही सारे फैक्ट कवर किया है मैंने, पर हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर जो है मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे और ये तुर्क और सुन्नी थे। ठीक है, तुर्क के रहने वाले थे और सुन्नी धर्म को मानते थे। ठीक है, इनके 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। ठीक, सबसे पहला जो इनका आक्रमण था वो पानीपत का युद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। सॉरी, 21 अप्रैल 1526 को जो है बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाबर ने इसमें तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी और सबसे पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके पहले किसी भी लड़ाई में आज तक तोपखाने का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इनके जो इम्पॉर्टेंट जो है निशानेबाज थे इनके साथ, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली जो इम्पॉर्टेंट जो है 2 इनके निशानेबाज थे इसमें। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर जो है इसमें जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद से धीरे धीरे बाबर जो है अब इंडिया पर कब्जा करना धीरे धीरे शुरू करता है और अपना शासन फैलाना भी शुरू करता है। बाबर के समय में जो है 4 इम्पॉर्टेंट युद्ध हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो पानीपत का युद्ध, पहला वाला हमने पढ़ लिया। सेकंड युद्ध हुई थी खानवा की युद्ध। ठीक है, सेकंड युद्ध हुई थी खानवा की युद्ध। 1 मिनट। सॉरी, थोड़ी सी सेटिंग में इधर उधर हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम खानवा का युद्ध पढ़ रहे थे। खानवा का युद्ध इन्होंने लड़ा था राणा सांगा के साथ। ठीक है, 17 मार्च 1527 को खानवा की युद्ध होती है। उसके बाद इनका तीसरा इंपॉर्टेंट युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये मेदिनी राय के साथ लड़े थे 29 जून 1528 को। ठीक है, और सबसे लास्ट युद्ध ये लड़ते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, अफगानों के साथ 6 मई 1529 को। तो ये एक तरह से इजी भी हो जाएगा आपको याद करने में। देखिए, ये पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ है 1527 में, तीसरा हुआ है 1528 में और चौथा हुआ है 1529 में। ठीक है, और पानीपत, खानवा, चंदेरी युद्ध, ये 4 युद्ध है और चारों में खास बात क्या है कि बाबर ही जीता है। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ कॉमन हो जाएगी। बाकी आपको याद क्या रखना है कि इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की युद्ध हुई थी, राणा सांगा के साथ खानवा की युद्ध हुई थी, मेदिनी राय के साथ चंदेरी की युद्ध हुई थी और अफगान के साथ जो है घाघरा का युद्ध होता है। तो बाबर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ी थी और जीत भी हासिल की थी। उसके बाद से भारत में जो है शासन स्थापित करना शुरू किया था। खानवा युद्ध जब ये जीता था तो उसके बाद इसने गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, गाजी की उपाधि ली थी। और जब युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे थे तो इन लोगों ने जिहाद का नारा लगाया था। बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। ठीक है, बाबर को उनकी उदारता के लिए जो है कलंदर भी बोला जाता था। कलंदर की उपाधि भी इनको मिली थी। ठीक है, बाबर ने खुद अपनी बायोग्राफी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। किस लैंग्वेज में लिखी थी? तो है तुर्की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बाबरनामा किसने लिखी है, तो खुद बाबर ने ही लिखी थी। और किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की में लिखी थी। बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको फारसी शब्द में जो है, फारसी भाषा में जो है अनुवाद किया था। ठीक है, बाबर की हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि 4 बाग बनाया जाए। 4 बाग ये होता है कुछ इस तरह से होता है
जहाँ पे ये पानी की निकासी के सिस्टम होते हैं, यहाँ पे कुछ महल वगैरह बनाए जाते हैं, बाग वगैरह मतलब बगीचे वगैरह का निर्माण इस तरह से कराया जाता है, उसी को चार बाग बोला गया था। लखनऊ में देखिए आपको मिल जाएगा, इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। तो बाबर की ये ख्वाहिश थी कि चार बाग बनाए जाए, और उसको बाद में किसने पूरा किया था? अकबर ने पूरा किया था। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी आया तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। 1530 में जाकर के आगरा में इनकी मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। ओके, अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं बाबर के बेटे रहते हैं, और 1530 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है बाबर की, तो हुमायूं जो है 1530 में राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, हुमायूं ने एक दीन पनाह नाम के नगर की स्थापना की थी। पूछता है क्वेश्चन में, दीन पनाह किसने स्थापित किया था? तो हुमायूं ने स्थापित किया 1533 में। हुमायूं के समय में भी चार बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे, देख लेते हैं। शेर शाह सूरी के साथ इनकी युद्ध हुई थी। पहला देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। दूसरा चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। हुमायूं हार गए थे इसमें, और शेर शाह सूरी जो है जीत गया था। और बिलग्राम का युद्ध जो है, बिलग्राम का युद्ध या इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, बहुत निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसके बाद जो है शेर शाह ने जो है आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, और हुमायूं को निर्वासित कर दिया था, यहाँ से हटा दिया था। हुमायूं इसके बाद 15 साल के लिए जो है एक तरह से गायब हो गए थे। ठीक है, तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक, हुमायूं जो है, हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उन्हीं का लड़का रहता है अकबर। ठीक है, हमीदा बानो बेगम जो है हुमायूं की जो पत्नी रहती हैं, उनका लड़का रहता है अकबर महान, एक तरह से कह सकते हैं। 1556 में ये दीन पनाह जो एक नगर बनाए थे, उसमें इन्होंने पुस्तकालय भी बनाई थी। उसमें इनकी सीढ़ियों से गिर के जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने जो है इनके शासन काल में जो है, इनका शासन काल जो है यहाँ लिखा है, हुमायूं जो है 1530 से 1556 के समय तक रहते हैं, पर उसमें से 15 साल तो ये बाहर ही मतलब निर्वासित रहते हैं, इनको जहांगीर ने हटा दिया रहता है एक तरह से। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना जो है, जैसे अभी हमने बाबर नामा पढ़ा था, तो बाबर नामा की रचना बाबर ने की थी, वैसे ही हुमायूं नामा की रचना जो है उनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, हुमायूं की एक और ख़ास बात कि वो सप्ताह के 7 दिन जो है अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ये फैक्ट इसके बारे में प्रचलित है। अब हम देख लेते हैं जिस शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था वो कौन था। तो ये अफ़गानी शासक था। ठीक है, ज़्यादा समय तक नहीं, मात्र 5 सालों तक ये शासन कर पाया था। ठीक है, जब बिलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, तो शेर शाह सूरी तो जीत जाता है, और हुमायूं जो है 15 साल के लिए यहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचा के एक तरह से। और शेर शाह सूरी जो है, इसका नाम तो वैसे शेर खान था, पर जब ये युद्ध लड़ लेता है उसके बाद ये शेर शाह की उपाधि धारण करता है बिलग्राम की युद्ध के बाद। ठीक है, ये भी 1545 में जब अपने राज्य का विस्तार कर रहा होता है, तो इसी दौरान उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक हथियार का प्रयोग करते में इसकी मृत्यु हो जाती है शेर शाह सूरी की। कब होती है? 1545 में। तो बड़ा छोटा सा शासनकाल है इनका, 1540 से लेकर 1545 तक। ठीक है, शेर शाह सूरी ने अपने छोटे से शासनकाल में बहुत कुछ बनवाया था। जैसे बिहार की सासाराम में शेर शाह का खुद का मकबरा है। ठीक है, और रोहतास किला और किला ए कुहना ये दिल्ली में बनाया है, ये मस्जिद है, और इसने डाक प्रथा का प्रचलन किया था, डाक सिस्टम जो होता है। और 1541 में जो पाटलिपुत्र था, ठीक है, उसका नाम बदल करके पटना रख दिया था। ठीक है, और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी, उसको सही कराया था, उसको जाने लायक बनवाया था। और शेर शाह सूरी के समय में जो भूमि नापने के लिए एक नापक का प्रयोग किया जाता था, जिसका नाम था सिकंदरी गज और सन की डंडी। ठीक है, हर शासक अपने अपने समय में अलग अलग भूमि नापने की विधि लेके आता था। ये तो हम पीछे से देखते आ रहे हैं सल्तनत काल से। तो शेर शाह ने क्या लेके आए थे? ये सिकंदरी गज और सन की डंडी, इसका प्रयोग करते थे। और ये कबूलियत और पट्टा प्रथा भी लेके आए थे। पट्टा मतलब होता है कि ज़मीन का भाग, ठीक है, ज़मीन किसी के नाम करना, वो सारी चीज़ें। तो कबूलियत और पट्टा प्रथा भी यही लेके आए थे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने शेर शाह सूरी के बारे में देखी।
इसके बाद हम पढ़ते हैं मुग़ल साम्राज्य का सबसे महान शासक अकबर के बारे में। ठीक है, इनका शासनकाल कोई छोटा मोटा शासनकाल नहीं था। पूरे 1556 से लेकर 1605 तक ये लगभग कह सकते हैं 50 सालों तक शासन किए थे। ठीक है, और मुग़ल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लगभग ये पूरा इंडिया कवर कर रखा था इन्होंने। थोड़ा सा नीचे का तमिलनाडु वाला पार्ट और थोड़ा थोड़ा दक्षिण का भी पार्ट बचा हुआ था, बाकी ये सारा का सारा ये कब्जा कर चुके थे। मुग़ल साम्राज्य फैला चुके थे इस पर। ठीक, इनका जो जन्म भी है उससे भी एक फैक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके जन्म के समय इनके पिता हुमायूं निर्वासित थे। तो जो इनकी माँ थी वो राणा वीर साल के महल में थी, आश्रय ली थी, और वहीं पे 1542 में इनका जन्म होता है। ठीक है, राणा वीर साल के महल में, अमरकोट में। ठीक, इनका जो बचपन का नाम था वो जलाल था, और इन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी संभाली थी। ठीक है, 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इनके संरक्षक थे, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो इनके एक संरक्षक थे जिनका नाम था बैरहम खान। ठीक है, बैरहम खान को ये खाने बाबा भी बोलते थे। उन्होंने इनको हर तरह की युद्ध की कला के बारे में, हर तरह की शिक्षा का जो है इनको ज्ञान दिया था इनको, और युद्ध में जो है एकदम निपुण बनाया था। इनका जो पहला युद्ध होता है, इनकी ज़िंदगी का पहला युद्ध जो है अकबर का, वो पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का सेकंड युद्ध होता है, किसके साथ होता है? हेमू के साथ होता है, और इसमें अकबर जो है जीत जाते हैं। ये इनकी पहली जीत रहती है। 1556 में ये पानीपत सेकंड होता है। और पहला हमने कब पढ़ा था? जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी की 1526 में। तो कभी कभी सन का सीक्वेंस बोल देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, हाँ, तो पानीपत सेकेंड युद्ध जो है अकबर ने हेमू के साथ लड़ा था और उसमें जीत भी प्राप्त की। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वॉर। इसमें इन्होंने महाराणा प्रताप को जो है हरा दिया था, और अकबर इसमें जीते थे। देखिए, इसमें अकबर की सेना का जो नेतृत्व था वो मान सिंह कर रहे थे, एक हिंदू शासक कर रहे थे। ये भी इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप हार जाते हैं इसमें। अकबर ने जो है कुछ कुछ बहुत अलग चीज़ें की थी, जैसे दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही एक इन्होंने नया सिस्टम लाया था, जिसमें क्या था कि हर धर्म के लोग इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हर धर्म के ज्ञान को बांटा जा सकता है आपस में, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। तो दीन-ए इलाही जो है उसको स्थापित किसने किया था? अकबर ने किया, और उसके मेन पुरोहित जो थे, एक तरह से मेन पंडित जो थे, खुद अकबर ही थे। ठीक है, और पहला और अंतिम हिंदू शासक जिसने दीन-ए इलाही को जो स्वीकार किया था वो राजा बिरबल था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। राजा बिरबल, इनकी कहानियाँ तो आपने सुनी ही होगी। राजा बिरबल का जो सही नाम था वो महेश दास था। ठीक है, महेश दास राजा बिरबल का सही नाम था। ठीक, अकबर ने जैन आचार्य, प्रसिद्ध जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर के इतने बड़े शासक होने का एक कारण ये भी था कि ये हर तरह के धर्मों के लोगों को जो है अपने राज्य में, हर तरह के धर्मों के लोगों का बढ़ावा देता था। ठीक है, अकबर के टाइम जो राजस्व प्रणाली चलती थी उसमें एक जब्ती प्रणाली भी थी। तो जब्ती प्रणाली किसके टाइम में आई थी? जब्ती सिस्टम जो है अकबर के टाइम में आई थी। और दहसला बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है, ये किसके टाइम में आई थी? ये भी अकबर के टाइम में आई थी, पर इसको लाया कौन था? राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल लेके आए थे। ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ओके, तानसेन के बारे में तो हम जानते ही हैं। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनको अकबर ने कंठभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। इनका सही नाम रामतनु पांडे था, तानसेन का। तो इनको कंठभरण वाणी विलास की उपाधि भी अकबर ने दी थी। ठीक है, अकबर जब अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो जब ये गुजरात की तरफ जाते हैं तो पहली बार इन्होंने समुद्र को देखा था। और गुजरात विजय जब इन्होंने की थी 1571 में, और वहाँ पे इन्होंने समुद्र को देखा था। ठीक है, इस टाइप। ठीक, मनसबदारी प्रथा, ठीक है,
जो कि अकबर के शासनकाल की सबसे इम्पोर्टेंट प्रथा थी। अकबर खुद लेके आए थे ये मनसबदारी प्रथा। मुगल में सबसे इम्पोर्टेंट ये था। इसमें क्या होता था कि मनसब दी जाती थी लोगों को, शासकों को दी जाती थी। उसके आधार पे शासकों का वर्गीकरण, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा मनसब है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, पद में। अकबर के समय जो सूफी संत था वो शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अकबर के समय के सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के दरबार के जो 9 रत्न हैं, मैंने 2 तो बता दिया आपको कि तानसेन है और टोडरमल है और बिरबल भी हैं, ठीक है। और कौन कौन है? अबुल फजल हैं, फैजी हैं, राजा मान सिंह हैं जिन्होंने अभी हल्दी घाटी के युद्ध में नेतृत्व किया था। फिर अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है। ये अब्दुल रहीम खाना जो है बैरम खान के पुत्र रहते हैं, जिनको बाद में अकबर खुद अपना जो है पुत्र मानने लगता है, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा है और फ़कीर अजीउद्दीन। तो ये 9 जो हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न रहते हैं, ठीक है। अकबर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ रहती हैं, मतलब इनके समय में सर्वांगीण विकास कह सकते हैं हुआ है। चाहे वो किसी साहित्य की बात कर लीजिए, चाहे स्थापत्य की बात कर लीजिए, हर तरह का विकास हुआ है। तो इन्होंने क्या क्या स्थापत्य, क्या क्या इमारतें बनाई हैं, देखिए। फतेहपुर सिकरी जो है उसमें शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, ये सब फतेहपुर सिकरी में जो है बनाया गया था, फतेहपुर सिकरी में। और जो ये बुलंद दरवाज़ा है, ये जब गुजरात विजय उन्होंने की थी 1571 में, गुजरात को जीता था, उसकी खुशी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था इन्होंने, ठीक है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना भी अकबर ने बनवाया था। दिल्ली में क्या क्या बनवाया है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था, ठीक है। और इलाहाबाद का किला भी इन्होंने बनवाया। और अकबर ने जो है आगरा में लाल किला बनवाया था, ठीक है। अभी हम शायद शाहजहाँ के टाइम में भी अभी एक लाल किला पढ़ेंगे जो कि दिल्ली में है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है, ठीक है। और लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था, ठीक। तो ये सारी अकबर की कुछ महत्वपूर्ण इमारतें, कृतियाँ हैं, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं फैक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रहीम खाना जो भी मैंने बताया था, वो तुजुक ए बाबरी क्या था? बाबर के बारे में ये एक ग्रंथ था, ठीक है। तो उसका फ़ारसी में अनुवाद किया था इन्होंने, अब्दुल रहीम खाना ने। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था, ठीक है। देखिए जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि ये अनुवाद हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अकबर ने बिरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी, ठीक है, क्योंकि बिरबल बहुत अच्छी कविताएं बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अकबर का काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था। मुगल में एक्चुअली जितने भी शासक आएंगे, अभी इसके आगे जहांगीर आएगा, फिर शाहजहां आएगा, तो उसमें एक चित्रकला का स्वर्ण काल है, एक स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, और अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, ठीक है। और 4 बाग बनाने की प्रथा जो है अकबर के टाइम से ही शुरू हुई है। जैसे 4 बाग बनाने की किसकी ख्वाहिश थी? बाबर के बारे में भी हमने पढ़ा था पीछे। तो 4 बाग बनाना शुरू किसने किया था? अकबर ने शुरू किया था। अब्दुल समद को शीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम, इसकी उपाधि अकबर ने दी थी, ठीक है। 1 मिनट। अबुल फजल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा किसके बारे में है? तो अकबर की बायोग्राफी है ये। इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी, ओके। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, ठीक है। भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, जो कि जोधाबाई के भाई थे। अकबर के समय कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम हुए थे। बहुत सारे गलत प्रथाओं का इन्होंने अंत किया था। जैसे दास प्रथा का अंत इन्होंने 1562 में किया था। हरम दल से मुक्ति इन्होंने ले ली थी बिल्कुल 1562 में। तीर्थ यात्रा पे टैक्स लेना ख़त्म कर दिया था इन्होंने 1563 में। और जजिया कर जब मुस्लिम लोग तीर्थ पे जाते हैं
वो अपने जो भी मक्का मदीना जाते हैं, तो उस पर कर लेना समाप्त कर दिया था इन्होंने 1564 में। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, नई राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 1571 में गुजरात विजय इन्होंने किया और उसके बाद से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। उसके पहले राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। ठीक है, और 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी, और ये इबादत खाना जो है वही दीन इलाही से जुड़ा हुआ है। 1578 में इसी इबादत खाना में सभी धर्मों की अनुमति इन्होंने शुरू कर दी देनी कि मतलब अब इसमें सभी लोग आके बात कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी, और इलाही संवत की शुरुआत कब की थी? 1583 में की थी। ठीक है, अकबर ने अपनी राजधानी जो है लाहौर बाद में कब स्थानांतरित कर ली थी? 1585 में। ठीक है, अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। वैसे भी अकबर का टाइम हिंदी का साहित्य काल था, स्वर्ण काल था एक तरह से। तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना कब की थी? की थी। और रामायण और महाभारत इसका भी जो है फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और अकबर के समय में महाभारत का जो अनुवाद किया गया था तो उसका नाम बदल के रज्मनामा कर दिया गया था। ठीक है, युद्धों की किताब जिसका अर्थ होता है रज्मनामा कर दिया था। और रामायण को जो है नकीब खान और बदायूनी, ठीक है, इन दोनों ने जो मिल के जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था, और शेख खान ने जो है महाभारत का अनुवाद किया था फारसी में। ठीक है, अब हमारा अकबर का शासनकाल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं इनके पुत्र जहांगीर के शासनकाल में, जिनको सलीम के नाम से भी हम जानते हैं। 1605 से 1627 तक का समय जो है जहांगीर का रहता है, और जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला के लिए स्वर्ण युग था एक तरह से। जहांगीर को जो है चित्रकला का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, पेंटिंग का बहुत शौक़ रहता है। इनका समय स्वर्ण युग रहता है किसके लिए? चित्रकला के लिए। इनको न्याय की जंजीर के लिए जो है स्मरण किया जाता है। इन्होंने एक न्याय की जंजीर जैसा कुछ बनाया था, जिस पे ये कुछ जब न्याय वाली चीज़ होती थी तो उसको लेके ये जो है फैसला लेते थे। न्याय की जंजीर इससे संबंधित है। 1605 में ये जो है गद्दी पर बैठते हैं, और उसके बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी ये उपाधि लेते हैं। ठीक, और तुजुक-ए जहांगीरी इसको किसने लिखा था? जहांगीर ने लिखना शुरू किया था, पर इसको ख़त्म किसने किया था? मोतबिन खान ने। ठीक है, मोतबिन खान ने तुजुक-ए जहांगीरी को जो है अंतिम एक तरह से शेप दिया था, लिखा था इसको। ठीक है, जहांगीर के जो पुत्र रहते हैं खुसरो, ये शाहजहां का ही नाम है खुसरो। तो जहांगीर के जो पुत्र रहते हैं खुसरो, उन्होंने जब अपने पिता के शासन का विद्रोह किया था तो उनकी जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो है उनकी हेल्प की रहती है। जब खुसरो जहांगीर के शासन का विरोध कर रहे होते हैं तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो है उनकी हेल्प की रहती है, उनको भागने में, उनके विद्रोह में। तो इसलिए इनको जो है अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने फांसी दे दी थी, क्योंकि उन्होंने उसके पुत्र की जो है हेल्प की रहती है। और अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक, और नूरजहां जो कि एक विधवा औरत थी, ठीक है, ईरान के गयास बेग की पुत्री रहती है, और अली कुली बेग की जो है विधवा रहती है। उससे नूरजहां से जो है जहांगीर विवाह करते हैं, शादी करते हैं। और नूरजहां को ये कैसे जानते हैं? क्योंकि सलीमा बेगम की ये क्या रहती है? बांदी रहती है, नौकरानी रहती है एक तरह से। ठीक है, तो उससे ये शादी करते हैं। और नूरजहां का जो असल नाम रहता है वो मेहरुन्निसा रहता है। ठीक है, 1611 में नूरजहां से ये विवाह करते हैं, और जब ये विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद इनको नूरजहां या फिर नूर महल की उपाधि देते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थी देखने में नूरजहां। ठीक है, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर चांदी के सिक्के भी जारी करते हैं। ठीक है, और इनके पिता गियास बेग को एतमाद उद दौला और की उपाधि देते हैं और शाही दीवान बनाते हैं।
ठीक है। नूरजहाँ को उनके शादी के सम्मान में जो है उसके बाद से चांदी के सिक्के उनके लिए जारी करते हैं और गियास बेग जो उनके पिता रहते हैं उनको एतमाद उद दौला की उपाधि देते हैं और शाही दीवान भी बनाते हैं। ठीक है। नूरजहाँ की जो माता थी अस्मत बेगम, उनकी जो माँ थी वो बहुत प्रसिद्ध थी गुलाब से इत्र बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की थी इसलिए। ठीक है। उनका नाम क्या था? अस्मत बेगम। लास्ट में 1627 में जो है जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और हम जहांगीर के टाइम की कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के टाइम जो है चित्रकला ये तो एकदम शीर्ष पे था। ठीक है। इन्होंने संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी और एतमाद उद दौला जो कि नूरजहाँ के पिता थे उनका मकबरा 1626 में बनता है। खास बात क्या है कि इसमें पहली बार पितरा दुरा जड़ाऊ का काम होता है। ये कोई डिज़ाइन है इस तरह से, तो ये मकबरे पे बनाई गई डिज़ाइन है जो कि आज तक कभी नहीं प्रयोग हुई रहती है, पितरा दुरा जड़ाऊ। ठीक है। और इसको बनवाया किसने होता है? नूरजहाँ ने ही बनवाया रहता है। ठीक है। फिर जहांगीर का मकबरा भी नूरजहाँ ही बनवाती है। और जहांगीर के शासनकाल में अब यूरोपियों का भी मतलब धीरे धीरे आगमन शुरू हो जाता है इंडिया में, ब्रिटिशर्स का। तो सबसे पहली बार किस मुग़ल शासक के टाइम में अंग्रेज आते हैं? तो वो जहांगीर ही रहते हैं। और कौन सा अंग्रेज पहले आता है? तो कैप्टन हॉकिंस, पहला अंग्रेज जो कि इंडिया में आया रहता है मुग़ल शासनकाल में जहांगीर के टाइम में। और जहांगीर के टाइम में और कौन कौन आता है? थॉमस रो, विलियम फिंच और टेरी। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कैप्टन हॉकिंस है। ठीक है। थॉमस रो भी पूछ सकता है बट कैप्टन हॉकिंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहले अंग्रेज रहते हैं, पहले विदेशी रहते हैं। तो यहाँ हमारा जहांगीर का टाइम हमने पढ़ लिया है, इनके टाइम में क्या क्या चीज़ें थी। अब हम शाहजहाँ को देख लेते हैं। ठीक है। आई नो फैक्ट बहुत ज़्यादा है बट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। शाहजहाँ का जो टाइम रहता है वो 1627 से 1657 का रहता है। ठीक है। शाहजहाँ किस लिए फेमस है तो सब जानते हैं। इन्होंने अपनी बीवी मुमताज़ के स्मरण में जो है ताजमहल बनवाया था उनकी कब्र के ऊपर। ठीक है। इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनका जो टाइम रहता है वो स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग रहता है। मतलब स्थापत्य मतलब इमारतें बनाने का। ठीक है। तो ताजमहल का निर्माण इन्होंने कराया था और मयूर सिंहासन का भी निर्माण इन्होंने ही कराया था जिसमें पितरा दुरा जड़ाऊ का काम किया गया था। ठीक है। और इनके समय को जो है स्थापत्य का स्वर्ण युग कहते हैं। इसके पहले हमने जहांगीर के टाइम को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा था और अकबर के टाइम को हमने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था और शाहजहाँ के टाइम को हम क्या बोल रहे हैं? स्थापत्य का स्वर्ण युग कह रहे हैं। ठीक है। इनके द्वारा क्या क्या इमारतें बनाई गई थी? तो दिल्ली में इन्होंने लाल किला बनाया था, दीवाने आम बनाया था, दीवाने खास बनाया था और जामा मस्जिद बनाया था। थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि दीवाने खास अकबर ने भी बनाया था, पर कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में बनाया था। फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बनाया था अकबर ने। और शाहजहाँ ने कहाँ बनाया है? दिल्ली में बनाया है। शाहजहाँ ने आगरा में क्या क्या बनाया है? मोती मस्जिद बनाया है, ताजमहल बनाया है। ठीक है। और लाहौर में शीश महल बनवाया है। और आगरा में देखिए शाहजहाँ ने दिल्ली में भी जामा मस्जिद बनवाया है और आगरा में भी जामा मस्जिद बनाया है। बट आगरा का जो जामा मस्जिद था उसको इनकी पुत्री जहाँ आरा द्वारा बनाया गया था। ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और आगरा में जो है मोती मस्जिद बनाया है और ताजमहल बनाया है। ठीक है। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट इमारतें थीं जो इनके द्वारा बनाई गई थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं 1638 में राजधानी जो इन्होंने है आगरा से जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है। और उसके लिए इन्होंने यमुना नदी के तट पे शाहजहानाबाद की नींव रखी थी। ठीक है। एक नया नगर बनाने की कोशिश की थी। इनके दरबार के जो संगीतज्ञ थे लाल खान, उनको इन्होंने गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी। ठीक। गुड़ समुंदर की उपाधि इन्होंने किसको दी थी?
अपने दरबार के संगीतज्ञ लाल खान को दी थी। ठीक है। 1657 में शाहजहाँ बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं और उसकी वजह से इनके जो लड़के रहते हैं, इनके जो पुत्र रहते हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो पहली लड़ाई होती है 1658 में धर्मट की लड़ाई। धर्मट का युद्ध होता है पहला, और किसके किसके बीच में होता है वो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। और इसमें जीतता कौन है? औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है। दारा सिकोह हार जाते हैं और औरंगजेब जो है जीत जाता है। फिर 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है। 29 मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें दोबारा से जो है दारा सिकोह हार जाते हैं और औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है। फिर मार्च 1659 में जो है देवराई का युद्ध होता है, जिसमें फिर से दारा सिकोह हार जाते हैं और औरंगजेब जीत जाता है। इसके बाद औरंगजेब जो है दारा सिकोह की जो है हत्या भी कर देता है। ठीक है। देखिए 1659 में दारा सिकोह की हत्या कर देता है और 1658 में अपने पिता को बंदी बना लेता है और 8 वर्ष तक कारावास में वो रहते हैं। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, कह सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा दारा सिकोह एक बहुत ही उदार विचार का जो है शासक था, जिसको जो है औरंगजेब ने मार दिया था लास्ट में, जब वो युद्ध में हार जाता है। अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। जैसे हमने देखा अकबर के टाइम में मुग़ल शासन का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, उसी तरह से जो है औरंगजेब के टाइम में जो दक्षिण में जहाँ विस्तार नहीं हुआ था मुग़ल शासन का, वहाँ पर भी औरंगजेब ने विस्तार किया था। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है मुग़ल शासक का वो है औरंगजेब के टाइम में हुआ था। ठीक है। औरंगजेब का जो शासनकाल रहता है 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक कराता है। एक तो 1658 में जब युद्ध लड़ता है, दूसरा जब देवराई का युद्ध वो लड़ लेता है फाइनली, तो उसके बाद से 1659 में जो है दोबारा से फाइनली जो है पूरी तरह से वो अपना राज्याभिषेक कराता है। ठीक है। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम रहता है? मीर मुहम्मद हकीम। ठीक है। क्या नाम रहता है? मीर मुहम्मद हकीम। ये सुन्नी धर्म को मानने वाला रहता है और इसको लोग जिंदा पीर कहते थे, क्योंकि ये बहुत शांत विचार का और कभी भी इसको हंसते मुस्कुराते लोग नहीं देखते थे, इसलिए इस तरह से बोला जाता था। इसको जिंदा पीर बोलते थे इसको। और औरंगजेब के टाइम में पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा है। किसके बीच में हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद में भी रखा था, ये हम मराठा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पुरंदर की संधि किनके किनके बीच में हुई है? 22 जून 1665 को ये हुई है और जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई है। ठीक है। सिखों के जो 9वें गुरु रहते हैं तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब ने कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि वो इस्लाम कबूल करने से मना कर दिए थे। ठीक है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस्लाम कबूल न करने के लिए जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है। जो जजिया कर अकबर हटाया था, जजिया कर जो अकबर हटाया था, वो दोबारा ये लगा दिया था 1669 में। 1679 में जजिया कर पुनः कौन लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है। और इसने बस एक ही स्थापत्य बनाया था, बीबी का मकबरा। कहाँ बनाया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। ठीक है। बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया। ठीक। 1685 में जब ये अपना विस्तार कर रहा था, तो 1685 में इसने बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को, जो कि ये दक्षिण के प्रदेश थे यहाँ पे। ठीक है। तो इसको अपने मुग़ल शासन में जो है शामिल कर लिया था इसने। ठीक है। औरंगजेब का टाइम जो था उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे, 337 मनसबदार थे। मतलब इसका शासन बहुत बड़ा था, उसमें ऐसा नहीं कि हिंदू शासक कम थे, हिंदू शासक बहुत ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा इसी के टाइम में थे। औरंगजेब ने संगीत, नवरोज़ त्यौहार, गाना बजाना, झरोखा दर्शन पहले होता था, अकबर झरोखा दर्शन देता था अपने प्रजा को, ये सारी चीज़ें औरंगजेब ने जो है ख़त्म करा दी थी, क्योंकि इसको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है।
खुद वीणा बजाने में एकदम दक्ष होते हुए भी जो है औरंगजेब ने गाना बजाना, त्यौहार, संगीत ये सब कुछ खत्म कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे राज्य का जो है पूरा विस्तार हो, मैं पूरा ध्यान अपना उसी पे लगाऊं। ठीक है। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी समय में हुआ था, औरंगजेब के समय में। और फाइनली औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 ईस्वी में। तो हमने सारे शासकों के बारे में पढ़ लिया। मुगल शासन के टाइम में जितने भी शासक थे हमने सारे पढ़ लिए। सबसे पहले कौन था? बाबर था। बाबर था 1526 से 30 में, और हुमायूं उसके बाद उसका पुत्र 30 से 56 में रहता है। अकबर सबसे लंबा शासनकाल 56 से 1605 तक रहता है। फिर उसका पुत्र जहांगीर 5 से 27 तक रहता है। फिर शाहजहां 27 से 57 साल रहता है, 57 तक रहता है। और औरंगजेब जो है उसके बाद से 1657 से 1707 तक रहता है। अब हम थोड़ा सा मुगल शासन के समय में जो व्यवस्थाएं हैं वो देख लेते हैं। मुगल शासन के समय में जो वजीर पद था, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, तो प्रधानमंत्री की जितनी इंपॉर्टेंस है वैसे ही मुगल शासन में वजीर की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा विभाग संभालने वाला अधिकारी का क्या क्या नाम था, क्या क्या पद का नाम था। तो जो गुप्तचर विभाग में होता था उसको हम दरोगा ए डाक बोलते थे। ठीक है। और जब सद्र न्याय विभाग की तरह काम करती थी तो उसको हम काजी बोलते थे। ठीक। घरेलू विभाग जो मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं उनका जो घरेलू विभाग का प्रधान होता था उसको मीर समा बोलते थे। ठीक है। और प्रांत में शांति स्थापित करने के लिए जो नियुक्त होता था वो होता था सूबेदार, और जो सैन्य प्रधान होता था वो होता था बख्शी। ठीक है। और जो जिले का प्रधान होता था उसको, जो फौजी अधिकारी होता था उसको हम फौजदार बोलते थे, और नगर प्रधान को कोतवाल बोलते थे। ये तो आज भी बोला जाता है, कोतवाल बोलते थे। ठीक है। और जो नहीं, ये तो वजीर नहीं है, जो प्रांतीय राजस्व प्रधान होता था, जो टैक्स वगैरह देखता था, उसको क्या बोलते थे? दीवान बोलते थे। ठीक है। और जो परगने का अधिकारी, परगना अभी मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, तो परगने का जो अधिकारी होता था उसको हम सिकदा बोलते थे। ठीक। अब हम मनसब में आ जाते थे। मनसब क्या होता था? अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसब में ये होता था कि इतने आपको जो है घोड़े दिए जाते थे, इतने आपको जो है सैनिक व्यवस्था दी जाती थी। तो मान लीजिए जिसके पास 10 से 500 रहता था उसको हम बोलते थे, और जो 500 से 2500 मनसब रहता था उसको हम उमरा बोलते थे, और 10 से 500 वाले को हम मनसबदार बोलते थे। ठीक है। और जो 2500 से ऊपर मनसब रहती थी जिसके पास, उसको हम अमीर आलम बोलते थे। ठीक है। जो सोने का प्रचलित सिक्का था उस समय उसको हम इलाही बोलते थे। और भूमि में भी 3 तरह की भूमि होती थी। एक खालसा जिसको बादशाह तुरंत खुद नियंत्रित करता था, और जो जागीर होती थी वो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी, और जो दान में दी गई भूमि रहती थी उसको सयूरगल या फिर मदद ए मांस बोलते थे। ठीक है। जो खेती की भूमि होती थी वो भी 4 भागों में बटी हुई थी। पोलज जो जिसपे बराबर खेती होती थी, परती जिसपे 1 या 2 साल के अंतराल पे खेती होती थी, और चाचर जिसपे 3 या 4 साल के अंतराल पे खेती होती थी, और बंजर खेती करने योग्य थी ही नहीं। ठीक है। तो ये भूमि का जो है वर्गीकरण किया गया था उस समय में। और नस्क प्रणाली कौन लेके आया था? औरंगजेब लेके आया था। ये भी राजस्व का एक सिस्टम था। और अर्थव्यवस्था जो थी किस पे टिकी थी? चांदी के रुपये पे। तो चांदी का रुपया सबसे ज़्यादा चलता था। ऐसा नहीं था तांबा नहीं चलता था, तांबा भी चलता था, पर चांदी पे जो है पूरा का पूरा इकॉनमी टिका हुआ था मुगल शासन का। अब हमारा जो जिस तरह से हमारा देश होता है, फिर राज्य होता है, फिर उसमें ज़िले होते हैं, उसी तरह से सबसे बड़ा होता था सूबा, फिर सरकार, फिर परगना जिसको महाल भी बोलते थे, फिर ज़िला होता था जिसको दस्तूर कहते थे, और फिर गांव होता था, ग्राम होता था सबसे छोटा इकाई। ठीक है। और किसानों में भी 3 तरह के किसान होते थे। खुद कास्ट जो कि खुद की भूमि पे खेती करते थे, पाही कास्ट जो कि दूसरे की भूमि पे खेती करते थे, और मुजारियन जो होते थे वो किराए की भूमि पे खेती करते थे। ठीक है।
जहांगीर के टाइम में जितने जहांगीर ने सिक्के चलाए थे उस पर अपनी और नूरजहाँ की आकृति छपवाई थी। तो यहाँ हमने मुग़ल शासन पूरा कंप्लीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा हो गया है, बट 2-4 बार आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।